स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल का तीसरा अध्याय, हमारी बदलती पृथ्वी। अगर आपने हमारे पहले अध्याय नहीं देखे हैं, पहले दूसरे और अन्य विषयों के, तो आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं कक्षा 7 की भूगोल का तीसरा अध्याय, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट भी कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ सेंटीमीटर के लगभग, कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं, जिन्हें हम एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्यजनिक बल कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के ऊपर जो कागज़ की गोली हमने रखी है वे ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। स्थलमंडलीय प्लेट क्या होती है? भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। देखते हैं पृथ्वी की गतियों का विभाजन देखते हैं, जिसे क्या कहा गया है, चित्र 3.1 स्थल रूपों का विकास। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार विभाजित है, अंतर्जनित व बाह्यजनित। अंतर्जनित फिर दो भाग में विभाजित है, आकस्मिक व पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल के कारण क्या होता है, भूकंप, ज्वालामुखी व भूस्खलन आते हैं। और पटल विरूपण बल के कारण क्या होता है, पर्वत निर्माणकारी बल होता है। फिर बाह्यजनित बल, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन व निक्षेपण से क्या होता है, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग व हिमनद। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं नीचे मैग्मा है, वह फिर मेंटल, फिर पर्पट्टी आ गई, फिर ये हमारा पहाड़ आ गया। इसमें लेकिन छिद्र है तो आकस्मिक बल के कारण ये ऊपर उठ जाता है मैग्मा, वह छेद से बाहर आ जाता है। पहले राख बाहर आएगी, गैसें बाहर आएंगी। ठीक है। शब्द उत्पत्ति, एंडो मतलब अंत, एक्सो मतलब बाहर, प्लस जैनिक उत्पत्ति से क्या बना, एंडोजेनिक व एक्सोजेनिक। क्रियाकलाप, एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोमबत्ती के ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखेंगे, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी थी वह कंपन होने लगता है, उनमें वो उनके दाने नीचे गिर जाते हैं। वह चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में कंपन होने लगता है, जो हमें महसूस होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे यह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वह उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं।
ठीक है। उद्गम केंद्र कौन सा होता है? जहाँ कंपन आरंभ होता है। और जो भू सतह जो उसकी निकटतम होती है उद्गम केंद्र के, उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। वह अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ाने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसा कि एक भूकंप की उत्पत्ति दिखाई गई है चित्र 3.3 में, देखते हैं। जहाँ भूकंप आरंभ हुआ वो उद्गम केंद्र हो गया, ठीक है। बिल्कुल उसके पास में जो सतह है, सबसे पास में सतह कौन सी? ये वाली, इसको क्या कह दिया? अधिकेंद्र कह दिया, ठीक है। ये प्लेट है, प्लेट सीमा हो गई, और ये अलग प्लेट हो गई, ये अलग प्लेट हो गई। तो अब ये कंपन कर रही है, तो ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, जिससे भूकंप की तरंगों की दिशाओं में बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं? पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे मतलब अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये गुजरात में भूकंप आया था, उसको चित्र दिखाया गया है, हमें पता है। कच्छ और भुज में बहुत ज़्यादा भयंकर तूफान आया, बहुत ज़्यादा भयंकर भूकंप आया था, इससे उधर भारी नुकसान हुआ था। भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन करते हैं। पहला है भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता से भूकंप आया था। स्कूल प्रभावित हुए थे। स्कूलों की इमारत गिरने से कम 9 से 71 छात्र व 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि नहीं पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक हो गए थे। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरुद्ध हो गई थे। शहर में आग, चारकोल व अंगीठियां के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील की थी। गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी यंत्र भी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता किस पे नापते हैं? रिक्टर स्केल पर नापते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव न के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है ये वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बस शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। क्रियाकलाप। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। व कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। ठीक है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार की अंदरूनी कोनों में, ठीक है, इनसे दूर रहें। आग लगने वाले स्थान, चिमनी के आसपास अथवा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण, तस्वीर फ्रेम से, ठीक है। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्त व पारिवारिक सदस्यों के बीच में जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना करने का विश्वास करें, ठीक है। मुख्य स्थलाकृति। अपक्षय व अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकसित होती रही है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य व जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम
पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित निगरा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या फिर खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ठीक है, जलप्रपात की चित्र दिखाया गया 3.5। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। वह नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन व निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण करते हैं जिसे हम चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी व पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। वह नदी अचानक अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इसके विपरीत समुद्र तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है? नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और वह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं? वितरिका कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मुख्य नदी है वो धीरे धीरे अनेक धाराओं में विभाजित हो गई है, जिसे कहा गया है वितरिका कहा गया है। जहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ढूंढना है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन व निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार साइडों से टकराती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल क्षति बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं, वह केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी स्थलाकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भुर्गु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। चित्र 3.8 में दिखाया गया है। तटीय मेहराब बताया है, स्टैक छत भी गई, सिर्फ दीवारें बची, उसको स्टैक कहते हैं। ठीक है, समुद्री गुफा। ठीक है, फिर है हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। वह गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गतों का निर्माण करती है। वह पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाती हैं। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े शैल, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। यह निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। ठीक है, पवन के कार्य देखते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। बालू टिब्बे, जो बालू रेत के ढेरे होते हैं, उन्हें कहते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं।
पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल का आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिनको बालू टिब्बा कहते हैं, जो चित्र 3.10 में दिखाया गया है। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूरी तक ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? लॉयस कहते हैं। चीन में विशाल लॉयस निक्षेपण पाए जाते हैं। अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति से मैग्मा एक वृत्तीय गति से घूमता है, जिनके प्रभाव से प्लेटें घूमती हैं। दूसरा प्रश्न है, बाह्यजनिक व अंतर्जनिक बल क्या है? बाह्यजनिक बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं व अंतर्जनिक बल पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अपर्दन क्या है? पृथ्वी के धरातल पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न प्राकृतिक घटकों के प्रभाव से होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। बालू टिब्बा क्या है? पहला है, उससे पहले है, बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदी के आसपास वाले इलाकों में ढेर सारी मिट्टी व अन्य पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, जो एक उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, बालू टिब्बा क्या है? रेगिस्तान में जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये अपने साथ ढेर सारी रेत को उड़ा लेती हैं और जब हवा का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर एक छोटी पहाड़ी का निर्माण करती है, जिन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री तरंगे जब किनारों पर अवसाद जमा करती हैं तब समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। चाप झील क्या है? नदियाँ शहर में प्रवेश कर मोड़ वाले मार्ग पर बहने लगती है व विसर्प आकृति बनाती है, जो कि बड़े मोड़ पर होती है। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती हैं और एक झील का निर्माण करती है, जिन्हें चाप झील कहते हैं। हमें अब चिन्हित करना है सही गलत। सही को चिन्हित करना है। पहला है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है? शैल। हिमनद का निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण की विशेषता क्या है? हिमोड। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी की। छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती है नदी घाटी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाना है हमें। हिमनद, बर्फ की नदी। विसर्प क्या हो जाएगा? नदियाँ। पुलिन, समुद्री तट। बालू टिब्बा, रेगिस्तान। जलप्रपात, कठोर संस्तर शैलें। व भूकंप, पृथ्वी का कंपन। ठीक है। कारण बताइए। कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। कुछ शैल छत्रक के आकार के होते हैं क्योंकि हवा शैल के ऊपर के हिस्से से ज़्यादा निचले हिस्से में आसानी से काटती है, जिससे ऐसे शैलों का आधार संकीर्ण व शीर्ष विस्तृत हो जाते हैं। बाढ़ग्रस्त मैदानों का उपजाऊ होते हैं। बाढ़ग्रस्त मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं। क्यों होते हैं? नदी जब अपने तटों के बाहर बहने लगती है तो वह आसपास वाले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ के कारण पास वाले इलाकों में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि उत्पादन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। समुद्री तरंगे सैलों से टकराती हैं, जिन्हें बड़ा और चौड़ा कर देती हैं। समुद्री गुफा कहते हैं जिन्हें। इन गुफाओं के बड़े होने के बाद सिर्फ छत बचती है। लगातार तरंगे टकराकर छत को तोड़ देती हैं और केवल दीवारें बचती हैं।
शैलों से दीवार में परिवर्तित हुई आकृतियाँ स्टैक कहलाती हैं। अगला है भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। जब स्थलमंडलीय प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होने लगते हैं तो ये कंपन पृथ्वी की सतह पर चारों ओर गति करते हैं, जिनकी तीव्रता के कारण इमारतें गिरती हैं। फिर क्रियाकलाप है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।